फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मतलब प्रकाश के अपवर्तन देख चुके थे, ठीक है। प्रकाश के चाल भी देख चुके थे और अपवर्तनांक भी देख चुके थे। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होता है? 2, ठीक है। कौन कौन होता है हम बता दे रहे हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक के डिफिनेशन बताए थे वही हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कह देंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई निरपेक्ष अपवर्तनांक n है, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा? c बटा c1। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और c1 क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई, ये तो हो गया निरपेक्ष। एक और ले रहा है जिसका क्या है? अपवर्तनांक n, इसका n1 है और इसका n2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या c तो हमेशा रहेगा, यानी निर्वात का प्रकाश के चाल मतलब ये हमेशा रहेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मीडियम बदल दे रहे हैं, यानी यहाँ पे c2 कर दे रहे हैं। और इसका जब अनुपात करेंगे अर्थात n1 बाटा n2 करेंगे तो क्या मिलेगा? अपेक्षिक अपवर्तनांक मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसका अनुपात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? c बटा c1, अब बाटा में क्या हो जाएगा? c बटा c2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे सबसे ऊपर और दोनों बीच दोनों नीचे। चलिए यहाँ पे c, उसके बाद क्या हो जाएगा? c2 है ना, तो ऊपर चला जाएगा c2। अब बाटा में क्या हो जाएगा? c, और उसके बाद c1। ये c से c कैंसिल, क्या बचा है? n1 बाटा n2 बराबर कितना बचा है? c2 बाटा c1। इसको कैसे लिख सकते हैं? n1 बाटा n2 को कैसे हम लिख सकते हैं? तो n1 बाटा n2 को लिख सकते हैं n21, ऐसे n21 बराबर क्या हो जाएगा? c2 बटा c1। आया समझ में? अब देखिए ये क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष निकाल रहे हैं। क्या कर रहा है? माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष निकाल रहा है? पहले के सापेक्ष। आया समझ में? तो आशा करता हूँ कि अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कह देंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देंगे। और इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कह देंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक कह देंगे। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या? अपवर्तनांक। लेंस के बारे में बता दिए थे, ठीक है। अपवर्तन किस में होता है? ठोस में देखे तो लेंस में होता है। तो लेंस के बारे में बताए थे, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। लेंस किसे कहते हैं? तो वह पारदर्शी सतह, वह पारदर्शी माध्यम जिसे क्या हो? प्रकाश की किरण आर पार चला जाए, या वह पारदर्शी पदार्थ जिसे क्या हो? प्रकाश की किरण आर पार चला जाए, उसी को लेंस कहेंगे, ठीक है। लेंस के बारे में बताए थे। क्या होता है? लेंस भी दो प्रकार के होता है, अवतल और उत्तल। तो अवतल लेंस का फोकस कहाँ होता है? ठीक है, अवतल लेंस का फोकस कहाँ होता है, उत्तल का कहाँ होता है, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल, क्योंकि इसका दोनों सतह क्या है? उभरा हुआ है, इसलिए कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आखिर
अब देखिए इसको तो दोनों तरफ फोकस होता है, लेकिन इसका फोकस वास्तव में होता किधर है, ठीक है। ये तो दोनों तरफ इसका फोकस है। कोई भी लेंस का फोकस कितना होता है, 2 होता है, लेकिन उसका फोकस होगा क्या, ये होगा कि ये होगा, यानी समानांतर आएगा प्रकाश के किरण, तो किस पर आएगा, इस पर आएगा या इस पर आएगा, ठीक है। तो यही देखना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर समानांतर प्रकाश के किरण ऐसे ले जाएंगे ऐसे, तो ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है, और अपवर्तन होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी फोकस पर जाकर एकत्रित होगा। आया समझ में, यानी फोकस पर जाकर क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो इसका फोकस कहाँ है, इधर, यानी पॉजिटिव होगा। यानी कोई पूछ देगा क्या, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि इसका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो उसको भी बता दीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। अब ये देखिए ये कौन लेंस है, ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए इसका फोकस दूरी कौन होता है, यानी इसका फोकस कौन होता है, ये होता है कि ये होता है। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, समानांतर ऐसे प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या होता है, इधर ऐसे भेज देता है, ऐसे। आया समझ में। अब देखिए इधर तो काट नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा पीछे बढ़ा कर देखते हैं कि क्या पीछे कहीं काट रहा है कि नहीं। तो पीछे यहाँ पे फोकस पर काटता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। आया समझ में, यानी फोकस पर यहाँ पे पीछे काट रहा है, तो इसका फोकस ये हो जाएगा। तो इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हई क्या हुआ है, ये खिसिया नहीं है, हई खिसिया गया है, ठीक है। और 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, जिसके कारण इसका पेटवा धस गया है। तो पेटवा धसा है, इसलिए इसको कह देंगे क्या, अवतल लेंस, ठीक है। हई खिसिया नहीं है, आराम से खाना खूब खा रहा है और पेट निकाल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए हई खिसिया नहीं है, जितना खाना दिया जा रहा है क्या कर रहा है, लेकर रखते जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकर रखते जा रहा है, ताकि क्या और भी थोड़ा मोटा हो जाए, इसलिए क्या कर रहा है, लेकर रखते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेकर रख रहा है ना, तो रख रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये लेकर रख रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको दिया जा रहा है तो ये इधर उधर फेंकते जा रहा है, क्या कर रहा है, कब इधर बिग रहा है, कब इधर, कहाँ कहाँ बिगेगा इसको ही मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ई क्या हो जाएगा, निगेटिव। आया समझ में, चलिए ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, यानी उत्तल लेंस जो होता है फोकस दूरी इसका क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो उत्तल का हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, यानी धनात्मक हो जाएगा। और अवतल का क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बारे में तो हम बताइए दिए हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसमें भी क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। तो ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र, और ये भी क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। आया समझ में। अब देखिए कल बताया था कि प्रकाशीय केंद्र कितना, सॉरी कल बताया था कि केंद्र कितना होता है, 3 होता है, किसमें, लेंस में केंद्र होता है 3। तो वही हम गिनवा दे रहे हैं कितना, 3 क्यों होता है। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा क्या, वक्रता केंद्र, और 1 हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। कितना हो गया, 3 हो गया ना। और देखिए यहाँ पे कोई पूछे कि प्रकाशीय केंद्र कितना होता है, तो 1। तो वक्रता केंद्र कितना होता है, 2, ठीक है। और पूछे कोई केवल केंद्र पूछे, क्या केंद्र कितना होता है किसी लेंस में, तो कितना हो जाएगा, 3। आया समझ में।
ठोस पदार्थ में एक और का भी हो जाएगा क्या, अपवर्तन। एक और पदार्थ में भी होता है जिसको कहते हैं प्रिज्म, जो अगला चैप्टर में पढ़ना है क्या, नेत्र दोष तथा रंग बिरंगे संसार, इसमें पढ़ना है, तो उसको उस चैप्टर में बता देंगे कि प्रिज्म में क्या होता है। चलिए ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या, इतना तो समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं क्या, चिन्ह परिपाठी। उससे पहले प्रतिबिंब देख लेते हैं, प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर क्या होता है, वस्तु के जैसा ही एक आकृति बनता है, उसी को क्या कह देंगे, प्रतिबिंब कह देंगे। आया समझ में। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रवर्तन में भी बनता है, अपवर्तन में भी बनता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी प्रवर्तन पर भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन पर भी बनता है। प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, उससे टेंशन नहीं लेना है, यानी दोनों में प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में। तो प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। देखिए कौन कौन होता है। एक हो जाएगा वास्तविक, और दूसरा हो जाएगा क्या, काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी भी बोला जा सकता है इसको, क्या, आभासी। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा काल्पनिक और दूसरा हो जाएगा आभासी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा या काल्पनिक प्रतिबिंब। आया समझ में। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पहले चैप्टर में देख चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें क्या, अपवर्तन के बाद, उसमें बताए थे परावर्तन के बाद, तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन न पड़ रहा है, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर क्या होता है, एक वस्तु के जैसा आकृति बनता है, जिसे क्या कह देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। आया समझ में। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर क्या होता है, वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, जिसे कह देंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।